नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। विगत कुछ समय से आप मेरी लिखी हुई लघु कथाएं सुन रहे हैं और आप सराह रहे हैं इसकी। आप सभी को धन्यवाद। अभी मैंने आप में से कई मित्रों के आग्रह पर मेरा YouTube चैनल शुरू किया है, एक लोहार की इस नाम से। आप सभी से निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक बुधवार मेरी कहानी सीधे आपको मिल जाए। आज की जो कहानी है इसको मैं प्रारंभ करता हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है डायन। नाम से ही आपको ध्यान में आ रहा है कि डायन एक ऐसा शब्द है जो हमारे गांवों में आसपास प्रचलित है। कहानी प्रारंभ करता हूँ मैं। गांव की चौपाल के पास में एक बड़ा मंच लगा हुआ था। उस बड़े मंच पर कई लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे और उस मंच से सामने एक बड़ा द्वार लगा हुआ था। उस द्वार पर लाल कालीन बिछी हुई थी। किसी के स्वागत का इंतजार हो रहा था। लोगों ने बरबस बातें करते पूछा, आपस में बातचीत की, तो पता चला कि जिलाधीश गांव में पहली बार आ रहे हैं। जिलाधीश महोदय को इस गांव में तो क्या, आसपास के किसी भी गांव में विगत कई वर्षों से कोई भी जिलाधीश आया नहीं। कलेक्टर साहब के आगमन की गांव वालों को खुशी थी ही, और साथ में एक मन में कई प्रकार की उनके प्रश्न, कई प्रकार की उनकी मांगे भी उनके मन में थी। किसी ने सोच रखा था कि गांव के विकास के लिए मैं यह मांग करूंगा। किसी ने सोचा कि मैं कलेक्टर साहब से दोस्ती कर कर मेरा ये कार्य सिद्ध करूंगा। किसी ने क्या, ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की अपनी मन की महत्वाकांक्षाएं गांव के प्रति कुछ कार्य ऐसे सोच रखे थे। सभी लोग कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे, हाथ में माला लिए। निश्चित समय अपनी कलाई में लगी लोग घड़े देख रहे थे। निश्चित समय हुआ और सामने से कलेक्टर साहब का काफिला आता हुआ दिखा। एक गाड़ी कलेक्टर साहब की थी और साथ में कुछ अन्य अधिकारियों की गाड़ी भी थी। गाड़ी रुकी, उसमें एक युवा जिलाधीश कलेक्टर उतर कर जैसे ही वो आगे बढ़े तो गांव के लोगों ने आकर, किसी ने उनके चरण स्पर्श किए, किसी ने उनके गले में माला डाली। जैसे माला डालने की होड़ लग गई, कौन पहले माला डाले, ये उनके मन के अंदर, सभी के मन में यही एक प्रयत्न था। सभी यही प्रयत्न में लगे हुए थे। तो माला से कुछ ही सेकंड में उनका गला लग गया। उन्होंने अपनी माला निकाली और अपने जो साथ में सहयोगी थे उसको दे दिया कि ये माला आप संभालें। वहाँ से वह अपने मंच की तरफ लाल कालीन से जाते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ में कई ऑफिसर भी थे। एक वृद्ध महिला भी उनके साथ एक सादी साड़ी में चल रही थी। उसकी तरफ किसी का ध्यान गया नहीं। मंच की ओर जैसे ही मंच पर कलेक्टर साहब पहुँचे, उन्होंने गांव के जो वहाँ के प्रमुख थे, प्रधान थे, उनको बोला कि एक कुर्सी और लगाए। स्वतः हाथ जोड़ते हुए बोला, किसकी साहब? उन्होंने बोला कि ये कुर्सी एक मेरी माँ के लिए लगाओ। आपकी माँ कहाँ है? उन्होंने इशारा किया कि सामने जो मेरे साथ वह जो माता जी चल रही है वो मेरी माँ है। अच्छा। सभी जने जो उस महिला को इग्नोर कर रहे थे, उन्होंने बरबस ही उस महिला की ओर नमस्कार किया। कई ने उसके चरण स्पर्श किए और उनको सादर स्वागत के साथ उनको मंच की ओर ले गए। मंच पे ले जाकर कुर्सी पर माँ के साथ कलेक्टर महोदय वहाँ बैठे। स्वागत इत्यादि की रस्में खत्म हुई। खत्म होने के बाद जिलाधीश महोदय से मंच पर जो एंकरिंग कर रहे थे, उसने अपना स्वागत अभिभाषण बोलने के लिए सभी को कुछ गांव के विकास के लिए आपने क्या योजना बनाई है, आदि 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 बातों के साथ एक बड़ा उनका परिचय देने के साथ उनको बुलाया। जैसे ही कलेक्टर महोदय उठकर मंच के माइक के पास पहुँचे,
इधर वो माइक पर कुछ बोलते, उसके साथ ही देखा कि जो साथ में माँ बैठी थी, माँ की आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ के आंखों से आंसू टपकते देख जो सामने जो लोग बैठे थे, उन्होंने कलेक्टर महोदय की तरफ दृष्टि हटाकर स्वतः उस माँ की तरफ उनकी दृष्टि चली गई। ऐसा क्या हो गया? ये माताजी रो क्यों रहे हैं? इनकी माँ की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? कुछ ने सोचा कि अपना बेटा जो भाषण दे रहा होगा, तो शायद खुशी से उनके आंखों में आंसू आए होंगे। सभी की दृष्टि माँ की ओर देखकर कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई और बहनों, अब सभी के मन में एक यह प्रश्न आ रहा होगा कि मेरी माँ, मैं मंच पे जैसे ही बोलने उठा, क्यों रोने लग गई? आपके प्रश्नों का समाधान मैं देता हूँ। सभी ने कलेक्टर की ओर देखा और बोला कि मैं आपको 25 वर्ष पूर्व की एक घटना, एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बोला कि 25 वर्ष पूर्व की घटना है। गांव का एक चौपाल, उस चौपाल के में एक महिला, उस महिला के जोर जोर चिल्लाने से पूरे गांव की मानो वातावरण के अंदर चीखें गूंज रही थी। कुछ दबंग लोग उस महिला के सिर के बाल काट रहे थे। वो महिला रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। परंतु गांव के दबंग लोग उसके बाल काटते काटते कह रहे थे कि तेरे को इस गांव से बाहर जाना पड़ेगा, तू इस गांव में रहने लायक नहीं है, तू डायन है। उसने निरीह अवस्था में वो महिला हाथ जोड़ती जोड़ती रो रही थी कि नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। साथ में एक छोटा उसका बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, वह जोर जोर से कराह मारकर रो रहा था। बाल काटने वाले में से आपस में फुसफुसाहट के साथ बातें भी कर रहे थे। कई जनों के मन में एक प्रतिस्पर्धा लगी थी। कई जने होते हैं ना, किसी व्यक्ति की आंसू में मजा लेते हैं। वो महिला जैसे जोर जोर से रो रही, तो कुछ दबंगों को लग रहा था कि उसमें आनंद आ रहा था उनको। वह और बढ़ चढ़कर उस महिला को अपमानित करने, उसके कपड़े फाड़ने, उसके बाल काटने में लगे हुए थे। बाल काट उसके बाल कतर कर जमीन पर डाल दिए गए। आरोप या उसका गुनाह क्या था? गुनाह ये था कि विवाह के कुछ वर्ष पश्चात घर के अंदर उसकी सासू जी और ससुर जी की 2 महीने के अंतराल में मृत्यु हुई और उसके कुछ ही समय बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। 3 मौतें एक घर में ही लगातार कुछ समय के अंतराल पर होने पर गांव के और रिश्तेदारों ने उस पर एक आरोप थोप दिया कि यह जो मौतें हुई है, इसके पीछे ये बहू है और इस महिला की वजह से इनकी मौत हुई है, हो न हो ये डायन है। बस ये शब्द उसके सर पर थोपते ही ये शब्द, ये कुविचार पूरे समाज में, गांव में बिजली की तेजी से दौड़ गया। कहते हैं ना, जो झूठ होता है उसके पाँव नहीं होते हैं। झूठ बिना पाँव के भी, रॉकेट से भी तेज गति से अपना सफ़र तय करता है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये बात पहुंच गई कि अमुक महिला है, यह डायन है। पानी लेने जब वो कुएं पे जाती तो उसको देखकर महिला वहाँ से हट जाती और धीरे धीरे उसका तिरस्कार, बहिष्कार उस परिवार का उसका कर दिया गया। केवल उसका बच्चा और वो 2 जने घर में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी। अभी कुछ ही समय पहले गांव में कुछ बीमारी हुई। बीमारी के कारण गांव में एक साथ 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बस 5 व्यक्तियों की मृत्यु होने का डॉक्टर के पास ले गए नहीं, और नीम हकीम और जो गांव में जो होते हैं भूपा पुजारी, उनके पास ले जाकर उनका झाड़ा दिलवाया और उन लोगों को घर पे ले गए और चारों की अलग अलग समय में मृत्यु हुई। जैसे ही मृत्यु हुई, गांव के लोगों को एक पुनः अपने मन के अंदर जो दबी हुई एक चिंगारी थी क्रोध की, वो भभकी और उन्होंने उस महिला के ऊपर आरोप पुनः लगा दिया कि हो न हो ये उस डायन का कार्य है। अब इस डायन को इस गांव के अंदर नहीं रखना, गांव में नहीं रखना तो क्या करना, इसके बाल काटकर गांव से बाहर निकाल दो। बस यही उसका दोष था। उस महिला के बाल काटे जा रहे थे। बाल काटने के बाद उसको कह दिया गया कि कल 24 घंटे का समय है, कल तेरे को इस गांव को छोड़कर यहाँ से जाना है। वो रोती रही कि बाबूजी, हम मैं कैसे
अन्य जगह कैसे जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे का कैसे जीवन यापन करूंगी। पर किसी के टस से मस जहाँ कान की जू नहीं रहेंगी और कोई भी टस से मस नहीं हुआ। घर पे गई रोती रोती अपने बच्चे के साथ, बालक पूछ रहा था, माँ ये सब क्यों हुआ तेरे साथ। माँ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। बच्चे को लिया और साथ में अपने आवश्यकता की जो वस्तुएं थी वो लेकर उस गांव को उसने रात को ही विदाई दे दी। दूसरे दिन निकट शहर के अंदर गई और एक स्थान पर बैठी बैठी रो रही थी। वहाँ से एक निकट उधर से ही एक व्यक्ति बुजुर्ग निकले। उन्होंने पूछा कि बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तेरी ये दशा किसने की। तो उसने अपनी आप बीती उस बुजुर्ग को सुनाई। उस बुजुर्ग को जब आप बीती सुनी तो उसके मुंह में, उसके मन में आश्चर्य के भाव हो गए कि गांव के लोग इस तरह की घृणित कार्य भी आज के समय में भी कर सकते हैं क्या। उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, जो तेरे साथ हुआ सो हुआ, अब तेरे परिवार, तेरी जिम्मेदारी मेरी। और उन्होंने अपने बड़ा मकान के अंदर उसको कार्य पे रख लिया। उसके बच्चे के साथ थोड़ी वार्तालाप करने के बाद उस बुजुर्ग को पता चला कि इस बच्चे में बुद्धि तीक्ष्ण है, ये बच्चा अगर इसको पढ़ाया जाए तो यह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। उस बच्चे का उन बुजुर्ग ने पास के स्कूल के अंदर एडमिशन कराया और बच्चे ने भी पढ़ने के अंदर उसकी रुचि स्वाभाविक थी और पढ़ते पढ़ते वह व्यक्ति अच्छा एक पद पे पहुंचा। कलेक्टर साहब ने यह बात कहते हुए बात खत्म की और बात खत्म करके बोला कि वह बच्चा पढ़ लिख कर अच्छे पद पर पहुंचा और आपके सामने आज मंच पर उपस्थित है और आज इस शहर का जिलाधीश बनकर आपके समक्ष उपस्थित है। ये मंच पर जो बैठी हुई है ये वही डायन है, यह वही महिला है जिसको आप गांव के लोगों ने आज से 25 साल बाद पहले बाल काट कर गाँव से विदाई कर दी। क्या ये मेरी माँ आपको डायन दिखती है। गाँव के लोगों के, जिन्होंने दबंगों ने किसी ज़माने में इसकी माँ के साथ जो घृणित कार्य किया था, उन सब के चेहरे शर्म से नीचे झुक गए थे। युवा उस समय जो बैठे थे उन्होंने शर्म के उद्घोष किए और गांव के लोगों को एक तरह से उन्होंने लज्जित किया। कलेक्टर साहब ने बोला कि आप सब गांव वालों का मैं हार्दिक साधुवाद, उन सभी व्यक्तियों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमको पीड़ित करके इस गांव से निकाला। अगर आप मुझे इस गांव से नहीं निकालते तो संभवतः मैं भी इस गांव के अंदर ही आपके साथ बैठकर कुछ कार्य कर रहा होता। आज जब आपने इस गांव से मेरे को निकाला तब मैंने मन में प्रण लिया था कि आप सबसे मैं अपने अपमान का बदला कोई दंगा करके नहीं, अपने आप को इतना बड़ा बना कर लूँगा कि आप एक दिन मेरे सामने शर्म से नीचे गड़ जाएंगे। और आज मैं आपके समक्ष इस गांव में केवल इसलिए आया हूं कि किसी भी महिलाओं को, किसी भी कमज़ोर को, दबंग लोगों को अपनी दबंगई से दबाना नहीं चाहिए। यह कहकर कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को बोला, चलो माँ यह जगह हमारे रहने लायक नहीं है, और माँ को उठाया और वहाँ से चल दिए। किसी भी व्यक्ति की उन कलेक्टर साहब को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि गांव में अभी भी कई कुरीतियाँ, कई अंधविश्वास जो चल रहे हैं वह उनका शिकार कौन बनता है। जो समृद्ध, जो कहते हैं ना, समृद्ध को ना दोष घुसाई, जो पैसे वाला है, समृद्ध है, उसको कोई उनके ऊपर आरोप नहीं होता। जो कमज़ोर है, जो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, उसके ऊपर हर समय इस प्रकार के अंधविश्वास या इस प्रकार के आरोप प्रतिपादित होते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि हम सब आज समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के अंदर इस प्रकार की कुरीति चल रही हो तो उसको हमको रोकना चाहिए और समाज को आगे ले जाने में हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। आप सबका नमस्कार। आपने मेरी यह कहानी सुनी और आपने इसके बारे में अपने विचार कृपया मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।